दोस्तों फर्ज करिए कि आप बाजार से एक ब्रेड खरीदने गए हैं और जब ब्रेड लेने के बाद आप दुकानदार से पूछें कि भैया कितने पैसे हुए, तो वो बोल दे 10 लाख रुपए। ये सुनकर तो आपकी दुकान वहीं पड़ जाएगी। एक तो मैंने दुकान ही बोला यार। खैर, आप गली के ठेले वाले से कहें कि भैया 1 कप चाय दे दो, चाय पीने के बाद ठेले वाला कहे कि भैया 5 लाख रुपए दे दो, तो हो सकता है ये सुनकर आप चाय का भगोना उसी के सिर पर मार दें और उसी की जान ले लें, या चाय पत्ती खाने के बाद ऊपर से फिनाइल पीकर अपनी जान दे दें। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वेनेजुएला देश का नाम तो आपने सुना ही होगा। कुछ साल पहले जब इस कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो लोगों के घरों में पड़े नोट रद्दी हो गए। लोगों को अंडे और ब्रेड जैसी छोटी चीजें खरीदने के लिए भी बोरे में भर भर कर पैसे ले जाने पड़ रहे थे। उस देश की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि उसके सामने राहुल बाबा की IQ भी आईफिल टावर लगने लगी थी। मजा आया। करेंसी इतनी गिर गई थी कि सरकार को 10 लाख के नोट छापने पड़े। सोचिए 10 लाख का नोट। भारत में कुछ टाइम पहले तक सबसे बड़ा नोट 2000 का था। उस पर भी लोगों ने उसे इतने ताने मारे कि 2000 के नोट ने खुद गंदे नाले में कूदकर अपनी जान दे दी। अब दूसरी कहानी सुनिए। 2019 तक श्रीलंका इकोनॉमी के कई मोर्चों पर भारत से आगे था। उसकी पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा थी। वो ह्यूमन इंडेक्स के मामले में भी इंडिया से आगे था। सब कुछ वहां पर एकदम बढ़िया, 1 नंबर चल रहा था। फिर वहां पर चुनाव आ गए। लोगों की नजर में हीरो बनने के लिए वहां की सरकार ने 30% वाले टैक्स को कम करके 15% कर दिया। इससे सरकार पर 60,000 करोड़ का बर्डन आ गया। इसके अलावा वहां की सरकार ने कुछ और बेवकूफियां की और फिर 2-3 साल में ही श्रीलंका की लंका लग गई। चीजें इतनी महंगी हो गई कि लोगों के लिए खाना खाना और पेट्रोल भरवाना तक महंगा हो गया और गुस्से में लोग सड़कों पर आ गए। एक दिन गुस्साई भीड़ श्रीलंका के राष्ट्रपति के घर के अंदर घुस गई और राष्ट्रपति को देश छोड़कर पहली फुर्सत में भागना पड़ा। वैसे एक सेकेंड, शेख हसीना को भी अगर उसी वक्त बांग्लादेश से भागना पड़ता तो ये दोनों एक ही फ्लैट किराए पर लेकर रह सकते थे, नहीं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। खैर, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के चक्कर में बर्बाद हुए देशों की ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं। हर जगह एक सही ट्रेंड देखा गया है। पहले लोग इस बात से खुश होते हैं कि चलो भैया चीजें मुफ्त में मिल रही हैं, फिर चाहे सरकार इन्हें मुफ्त में साइनाइड का कैप्सूल ही क्यों ना बांट रही हो, फ्री में मिले लोग तो वो भी गटक लेते हैं, है कि नहीं? अब आप भी सोचेंगे कि ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं। इन सब बातों को अभी करने की अपनी वजह है, अपने रीजन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ दिनों में हरियाणा चुनाव है। इलेक्शन से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में मुफ्त रेवड़ियों की झड़ी लगा दी है। दोस्तों, कांग्रेस ने तो जैसे मां भवानी की कसम खा ली हो कि चाहे तो उसकी मुफ्तखोरी के चक्कर में एक के बाद एक स्टेट क्यों ना बर्बाद हो जाए, मगर वो इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को कैसे भी रिश्वत देती रहेगी। हिमाचल की तरह कांग्रेस ने हरियाणा में भी ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार बनी तो हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, हम MSP पर कानून बनाएंगे, क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाकर 10 लाख कर देंगे। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन इतना सब लिखने के बाद बस वो ये बताना भूल गए कि ये सब करने के लिए उन्हें ब्रुनोई का जो सुल्तान है वो पैसा देगा या पप्पू जी स्विस बैंक में करवाई अपनी FD तोड़कर लोगों में पैसा बांटेंगे। बताओ, मतलब इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी बोल दो, फिर चाहे उसके लिए अर्थव्यवस्था की बहन भौजाई एक क्यों न करनी पड़ जाए। वाह, ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है। इसी कांग्रेस ने हिमाचल इलेक्शन से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, हम हर किसी को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब वादा किया था तो भैया झक मार के ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी पड़ी। इसे इंप्लीमेंट करते ही हिमाचल सरकार पर 1000 करोड़ का बोझ बढ़ गया। सिर्फ 1.5 साल के अंदर हिमाचल की बैंड बज गई। कांग्रेस की इस एक पॉलिसी ने हरे भरे स्टेट की सुजाकर लाल कर दी। कौन है, कहां से आते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी देनी मुश्किल हो गई। जुलाई में हिमाचल के मुख्यमंत्री को अनाउंसमेंट करनी पड़ी कि मैं और मेरे कैबिनेट के लिए 2 महीने तक हम लोग सैलरी नहीं लेंगे। उनकी इस अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने कहा कि अच्छा जोक सुनाया सर, एक तो और सुनाइए। स्टेट पर 85,000 करोड़ का कर्जा है और सीएम बोल रहा है कि मैं और मेरी सेना 2 महीने की सैलरी छोड़कर हिमाचल को बचा लेंगे। वाह, गजब कॉमेडी है भैया, वाह। सिर्फ 1.5 साल के अंदर हिमाचल की हालत ये हो गई कि जिस कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर हम सरकार में आए तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त बांटेंगे, उसने पहले से मिल रही 125 यूनिट भी ज्यादातर लोगों की बंद कर दी। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कुछ दिन पहले क्लेम किया था कि कांग्रेस ने हिमाचल इलेक्शन से पहले कहा था कि हम सत्ता में आए तो 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 1 लाख लोगों को रोजगार देना तो दूर, सत्ता में आते ही उसने 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स वर्कर्स को क्या बोला भाऊ? पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई पार्टी जनता को सब्सिडी देती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इससे किसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं? नेता और अधिकारी भी तो दिन रात मलाई खाते हैं, तो फिर जनता को पैसा देने में ही सारा वैश्विक संकट क्यों खड़ा हो जाता है? एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है दोस्तों। मतलब आप लोगों को पैसा बांटना है, यानी ऑफिसर्स और सरकार को पैसा बांटना है तो बांटने दो, मगर यार इन लोग को तो ईमानदारी से काम करना चाहिए। आज कांग्रेस अगर हरियाणा में 10 साल से सरकार से बाहर है तो इससे पहले कुछ ना कुछ तो गुल खिलाए ही होंगे जिसके चलते लोगों ने उन्हें बनवास
दे रखा है। अगर आप पिछली कांग्रेस सरकार के 2005 से 2014 के कांडों पर नजर डालें तो उनके सामने तो क्राइम मास्टर गोगो भी नागा साधु लगता है। मतलब उनके सामने तो सुल्ताना डाकू भी मेरठ के किसी गली मोहल्ले का चप्पल चोर लगता है, सच बता रहा हूं। भले ही इनकी पार्टी में आज एक भी जमीनी नेता न बचा हो, लेकिन अगर आप हरियाणा कांग्रेस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को जमीनों से बहुत प्यार रहा है। फिर चाहे वो पंचकुला में इंडस्ट्रियल प्लॉट देने का मामला हो, 2009 में गुड़गांव के नियमों के खिलाफ जाकर बिल्डरों को जमीन देने का घोटाला हो, या रोहतक और मानेसर के भूमि घोटाले हो, इन सारे मामलों में सीबीआई और ईडी हरियाणा के फॉर्मर सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जांच भी कर रही है। अच्छी बात यह है कि घोटाला करने के इस खेल में हरियाणा के किसी भी शहर के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ था भैया। ऐसा नहीं कि गुड़गांव दिल्ली के करीब है तो सारे घोटाले वहीं हो गए। जमीन हड़पने के इस खेल में सोनीपत से लेकर अंबाला तक हर शहर को बराबर मौका दिया गया। वेरी गुड बेटा। लोग कहते हैं कि बड़े लोग पॉलिटिक्स में जाने के बाद अपनों को भूल जाते हैं, मगर जिस तरह हुड्डा जी के सीएम रहते हरियाणा में लोगों को जमीनें बांटी गई है ना, ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे लोगों ने अपने एक भी रिश्तेदार का दिल नहीं दुखाया। हाँ, सच में सलाम है इन लोगों को। सच तो ये है कि आज इन्हीं लोगों की वजह से तो रिश्तेदारियां बची हुई हैं भाई साहब, है कि नहीं? वरना तो आज रिश्तों की हालत ये हो गई है भैया कि भाई भाई की अगर आपस में लड़ाई हो जाए ना तो दोनों एक दूसरे के बच्चे को डाले गए शगुन के पैसे तक वापस मांग लेते हैं। और एक हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो अपनी दूर की बुआ के कान सुने लड़के की मुंह बोली गर्लफ्रेंड तक को 5-5 करोड़ के प्लॉट दिलवा देते हैं। और उसके बाद ये इतने हम्बल होते हैं नेता लोग हमारे कि सीबीआई वाले अगर इनकी नंगी पीठ पर 100 कोड़े भी मार देना तब भी बड़बोलेपन में ये नहीं बोलते कि हाँ इस गुड़िया को ये प्लॉट मैंने ही दिया है, बिल्कुल नहीं बोलते। इसलिए जब भी राहुल जी कहते हैं ना कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं तो कुछ गलत थोड़े ना कहते हैं। मुझे लगता है कि जिस पार्टी में इस थोक के भाव से अपने दोस्तों यारों को जमीनें बांटी जाती है ना, वो मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि मोहब्बत का कारखाना, मोहब्बत की होलसेल मार्केट चला रहे हैं भाई। और ये कारखाना चलता रहे इसके लिए जरूरी है कि सरकार बनती रहे। सरकार बनती रहे इसके लिए जरूरी है कि कैसे भी उल्टे सीधे वादे करते रहें, फिर चाहे उन वादों को पूरा करने के चक्कर में राज्य सरकार के कच्चे क्यों न बिक जाएं। हमने अभी आपको हिमाचल का हाल बताया था कि कैसे कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए क्या क्या वादे किए, फिर जब सरकार में आए तो 1.5 साल में ही स्टेट की चीखें निकलवा दी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कांग्रेस ने कर्नाटक में गवर्नमेंट बनाने के बाद वहां क्या नाटक किया है वो भी जरा देख लेते हैं। यहाँ भी सेम पैटर्न। कर्नाटक स्टेट का टोटल बजट 3,46,409 करोड़ है। इस 3.5 लाख में से कांग्रेस सरकार 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए तो पेंशन और अपने कर्ज पर ब्याज देने में ही खर्च कर देती है। 2023-24 तक कर्नाटक पर 85,000 करोड़ कर्जा था और इसकी रेवड़ी बांट पॉलिसीज की वजह से अगले साल कर्नाटक कर्ज के मामले में 1 लाख करोड़ के मैजिक फिगर को टच कर जाएगा दोस्तों। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कांग्रेस की गारंटी स्कीम के अंडर 2023 तक 36,000 करोड़ रुपए खर्च होते थे और इस बार ये खर्चा 52,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि इस सबसे होता क्या है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं ना, प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मजाक की बात नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए कि आप 50,000 रुपए महीने का कमाते हैं। इस 50,000 में से आप 25,000 रुपए तो कर्जा चुकाने और मकान के किराए में दे देते हैं। बाकी 15,000 रुपए अपने दोस्तों यारों में उड़ा देते हैं, बांट देते हैं ताकि उनके बीच भी आपके नंबर बने रहें। और आखिर में आपके पास इतने पैसे भी नहीं बच पाते कि आप अपने बच्चों के एजुकेशन पर खर्च कर पाएं, खुद 2 पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएं, इतना भी नहीं बचता। ठीक यही रेवड़ी सिस्टम के चलते हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होता है। अगर सरकार 80% पैसा तनख्वाह देने, कर्जा चुकाने और रेवड़ियां बांटने में लगा देगी तो किसी भी चीज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसके पास पैसा बचेगा कैसे। अब पंजाब की बात कर लेते हैं, जहां राजा हरिश्चंद्र जी के छोटे कजिन अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार है। यहां भी वही हुआ। सालों के रेवड़ी वितरण कार्यक्रम ने देश के सबसे अमीर राज्य पंजाब को आज देश का सबसे कर्जे वाला स्टेट बना दिया है। आम आदमी पार्टी ने यहां भी दिल्ली की मुफ्त बिजली वाला खेल खेला। सरकार में आते ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली की पॉलिसी लागू कर दी। इससे स्टेट गवर्नमेंट पर 7,800 करोड़ का कर्जा बढ़ गया है। आज हालात यह है कि पंजाब का पावरकॉम अपनी आमदनी का 54% पैसा तो सब्सिडी देने में ही खर्च कर रहा है। इन सबसे खर्चों की जो चेन बनती है ना, उसने इन बिजली कंपनियों को कर्जे में दबा दिया है। कई पावर प्लांट बंद होने की स्टेज पर आ गए। मगर हमें इससे क्या, हम तो ये सोचकर खुश है ना कि चलो हमें तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है भैया, मुबारक हो। कम लोग ही इस बारे में बात करते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह ने 3 महीने पहले जब पंजाब का इंटरिम बजट पेश किया था तो उसमें उन्होंने 4,500 करोड़ रुपए तो सिर्फ पंजाब पर चढ़े हुए कर्जे का ब्याज देने के लिए रखे थे। मतलब पंजाब में आज सरकार अपने कर्जे का इंटरेस्ट देने में इतना पैसा खर्चा कर रही है जितना वो वहां की एजुकेशन, कृषि और पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं कर पा रही। और यही बात
मैंने आपको थोड़ी देर पहले कही थी कि जब आप फ्रीबीज बांटने में इतना पैसा खर्च कर दो, जब कर्जे माफ करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट खुद कर्जे लेगी, तो सरकार के पास किसी और डेवलपमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा? वैसे भी आलू से सोना बनाने वाली मशीन तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है? तो अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा नहीं? मैं फिर से इस बात को अंडरलाइन कर दूं दोस्तों कि लोगों में फ्री की चीजें बांटकर उनका वोट खरीदना एक ऐसा काम है जो हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। आरबीआई ने तो इस बारे में कई बार सरकार को अलर्ट भी किया है, मगर जिस देश में नेताओं का मकसद जैसे तैसे सरकार में आकर अपनी जेब भरना हो, वहां देश की बात करना वैसा ही है जैसे भूख से मरते आदमी को ज्यादा खाने से होने वाले नुकसान बताना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसमें कोई डाउट नहीं है बॉस कि भारत में आज भी इतने लोग गरीबी में जी रहे हैं कि उनके लिए वेलफेयर स्कीम जरूरी है। जो भूखे हैं उन्हें खाना मिल सके, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त एजुकेशन मिल सके, अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो। मगर वेलफेयर स्कीम और वोट के लिए फ्री में चीजें बांटने में फर्क होता है बॉस। सरकार ना कई मायनों में हमारे माँ बाप की तरह होती है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बच्चे को रोज रोज जंक फूड खिलाओगे तो बच्चे को तो अच्छा लगेगा ही। बच्चे को तो ये भी लगेगा कि मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, रोज मुझे मेरी मर्जी का खाना खिलाते। मगर रियलिटी में अगर कोई पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं तो वो बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है। वो बच्चों की सेहत ही तो खराब कर रहे हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। और रियल लाइफ की तरह पॉलिटिक्स में भी ऐसा करने वाले नेता अपने बच्चों यानी जनता को सिर्फ इसलिए जंक फूड दे रहे हैं ताकि बच्चे उनसे ये ना पूछें कि पापा हमें अपना टाइम तो आप देते नहीं हो, आप हमारे साथ तो कभी खेलते नहीं हो, हमारे लिए अच्छे सरकारी स्कूल कभी बनवाते नहीं हो, हमारे घर के पास अच्छा पार्क क्यों नहीं है, मेरे शहर में एक भी स्टेडियम क्यों नहीं है। मतलब जिस तरह बाप बच्चों को जंक फूड खिलाकर उन्हें खुश करके अपना खुद का गिल्ट कम करता है, उसी तरह निकम्मी पार्टियां भी मुफ्तखोरी की आदत डालकर देश को लूटने का लाइसेंस ले रही हैं। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना आपके और मेरे दोनों के लिए अच्छा है। और जो भी नेता टैक्स पेयर्स के पैसे को बाप का माल समझकर मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं ना, उन्हें भी समझ लेना चाहिए कि कुछ दिन और अगर ऐसे दुकानदारी की तो मोहब्बत की दुकान उधारी के कोठे में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इतना कुछ कहने के बाद भी मुझे और कुछ कहने की जरूरत पड़े तो मुझे तो अपनी जीभ काटकर समंदर में बहा देनी चाहिए। बात तो सही है। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है राजा हरिश्चंद्र के छोटे कजिन रेवड़ीवाल जी ने जो मुफ्त की रेल चलाई है, क्या ये पॉलिसी सच में देश की इकोनॉमी को पटरी से उतार देगी? और अगर आप भी हरियाणा से हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हुड्डा सरकार के 10 साल के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा था। क्या आपको भी कोई प्लॉट मिला या सिर्फ आप दूसरों के प्लॉट को मिलता देख देख कर जलते रहे? जो भी आपका कमेंट है उसे लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स को धन्य जरूर करिए और आपके कुछ कमेंट्स हम अपने अगली वीडियो में जरूर फीचर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो और वीडियो में कहीं बात अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, अपने हर एक दोस्त तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि सच जानने का हक सबका है। बाकी वीडियो शेयर करने के बदले में मैं आपको मुफ्त में कुछ दे तो नहीं सकता, मगर हाँ आपको हमारी तरफ से दुआएं जरूर मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही। चैनल भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।